नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर हम भारतीय संविधान को पढ़ते हैं तो उसमें बीच बीच में ऐसे वर्ड आते हैं जिनका अर्थ हम समझ नहीं पाते। उसके लिए भी आवश्यक है कि हमें संविधान की विशेषताओं का पता होना चाहिए। दोस्तों सर्वप्रथम हमने पढ़ा था कि भारतीय संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन की सिफारिश के उपरांत जुलाई 1946 में होता है। दोस्तों जो अपनी संविधान सभा है उसकी प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को होती है, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष, जो कि वरिष्ठ सदस्य थे, उनको नियुक्त किया जाता है। उसके बाद में 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष के रूप में, स्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को नियुक्त किया जाता है। साथ ही 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा जैसे ही उद्देश्य प्रस्ताव ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन संविधान सभा में प्रस्तुत किया जाता है, उसके साथ ही संविधान सभा की कार्यवाही प्रारंभ होती है। संविधान सभा की कार्यवाही प्रारंभ होने के उपरांत ड्राफ्ट तैयार होते हैं। ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष भीमराव अम्बेडकर को बनाया जाता है। ड्राफ्टिंग तैयार होने के बाद संविधान का वाचन होता है। 3 चरणों में वाचन होता है। वाचन होने के उपरांत 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा संविधान को हम लोगों को, भारतीय लोगों को अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मसमर्पित कर दिया गया था। साथ ही 26 जनवरी 1950 को संविधान पूरे देश में लागू कर दिया गया था। दोस्तों संविधान की कुछ विशेषताएं हैं, वहां से कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सीधा हम भारतीय संविधान की जो प्रमुख विशेषताएं हैं, जिसे हम भारतीय लोगों द्वारा ही तैयार किया गया था, उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं उस पर चलते हैं। दोस्तों पहली विशेषता है सबसे बड़ा और लिखित संविधान। तो देखो दोस्तों, संविधान 2 प्रकार के हैं। अगर विश्व परिदृश्य में बात करते हैं तो एक तो है लिखित, एक तो लिखित संविधान है और एक अलिखित संविधान। अलिखित संविधान, ठीक है। लिखित संविधान की बात करते हैं, सर्वप्रथम अमेरिका में अपनाया, तो यूएसए कह सकते हैं, ठीक है। लिखित संविधान कहाँ पे है? भारत में है। भारत में भी जो संविधान है डॉक्यूमेंट के रूप में लिखित है। अलिखित संविधान कहाँ है? जो ब्रिटेन है, वहां पर परंपराओं से ही क्या है, नियम बन गई, वही संविधान है। वहां का संविधान क्या है? अलिखित है। जैसे मान लो ब्रिटेन में ये परंपरा बन गई कि रोड पर थूकना नहीं है, कचरा रोड पर नहीं फेंकना है, तो वही धीरे धीरे परंपराओं के तहत क्या बन गए, कानून बन गए। तो वही क्या है? अलिखित संविधान है। तो भारतीय संविधान कैसा है? लिखित है। सबसे बड़े की बात करें तो सबसे बड़ा कारण क्या है? जो अमेरिका का संविधान है, यूएसए, यूएसए के संविधान में मात्र 7 अनुच्छेद हैं। यूएसए के संविधान में मात्र कितने अनुच्छेद हैं? 7 अनुच्छेद हैं। जबकि भारत की बात करते हैं तो अनुच्छेद तो है भारत के संविधान में कितने? 395, ठीक है। और अगर भाग की बात करें, संविधान के भाग की बात करें, संविधान को कुल 22 भागों में बांटा गया है। अगर अनुसूची की बात करें, अनुसूची, भारतीय संविधान में कुल अनुसूची कितनी है? तो वर्तमान में कुल 12 अनुसूची हैं, ठीक है। अगर ये तो थी मूल संविधान की बात, ये सब है आपके मूल संविधान में। मूल संविधान किसे कहते हैं? बार बार में आप पढ़ोगे या आपके कई बार क्वेश्चन आएंगे कि मूल संविधान, तो मूल संविधान क्या होता है? जब 26 जनवरी 1950 को जो संविधान लागू किया गया था, उस समय जो संविधान का रूप था वही मूल संविधान है। बाद में संविधान संशोधन करके विभिन्न प्रकार के परिवर्तन होते हैं, वो मूल संविधान का भाग नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो ये मूल की बात करें तो मूल में ये थे। अगर वर्तमान की बात करें, अगर हम वर्तमान संविधान की बात करें तो लगभग 475 के आसपास अनुच्छेद हैं, ठीक है। भाग की बात करें तो भाग 25 हो गए हैं, ठीक है। मूल संविधान में सॉरी अनुसूची कितनी थी? आपके 8 थी, और वर्तमान में अनुसूची कितनी है? आपके 12। मूल संविधान में अनुसूची 8 थी, वर्तमान में कितनी है? 12 अनुसूची है। 4 अनुसूची और बढ़ गई हैं। तो दोस्तों ऐसे में आपको पता चल गया होगा भारतीय संविधान सबसे बड़ा है, लिखित संविधान है, ठीक है, क्योंकि अनुच्छेदों की संख्या भारतीय संविधान में क्या है? ज्यादा है। संसदीय शासन व्यवस्था, संसदात्मक व्यवस्था, तो देखो दोस्तों भारत में क्या है, आज जैसे अमेरिका है तो अमेरिका में अध्यक्षीय शासन प्रणाली है। अध्यक्षात्मक बोल दो चाहे अध्यक्षीय शासन प्रणाली है, अमेरिका में प्रचलित है। भारत ने अमेरिका की अध्यक्षीय शासन प्रणाली को नहीं अपनाया। अमेरिका के अध्यक्षीय शासन प्रणाली में क्या होता है? जो राष्ट्र का प्रमुख होता है वही सरकार का प्रमुख होता है, राष्ट्रपति वहां पे सरकार का प्रमुख होता है, ठीक है। भारत में क्या होता है? राष्ट्रपति सरकार का वास्तविक प्रमुख नहीं होता है, ठीक है, संवैधानिक प्रमुख होता है। वास्तविक शक्तियां प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद के पास होती है। तो भारत ने जो ब्रिटेन में संसदीय शासन व्यवस्था है उसको अपनाया। उसके तहत भारत में जो संसदीय शासन व्यवस्था है उसमें संसद के 3 अंग हैं। 3 अंग में एक लोकसभा है, एक राज्यसभा है और एक आपके राष्ट्रपति हैं। राष्ट्रपति को संसद का अभिन्न अंग माना गया है, ठीक है दोस्तों। तो भारत ने कौन सी व्यवस्था अपनाई है? संसदीय शासन व्यवस्था अपनाई। कहां से अपनाई है? ब्रिटेन से अपनाई है। जबकि आप अमेरिका की बात करें, अमेरिका में क्या है? अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है। वहां राष्ट्रपति क्या होता है? वहां का जो राष्ट्रपति होता है वही सरकार का क्या होता है? प्रमुख होता है। राष्ट्रपति ही सरकार का क्या होता है? प्रमुख होता है, ठीक है। एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका, भारत की जो न्यायपालिका की व्यवस्था है, भारतीय न्यायपालिका की देखो, न्यायपालिका सबसे, अगर मजबूत न्यायपालिका की बात करते हैं तो अमेरिका की न्यायपालिका सबसे मजबूत और सबसे स्वतंत्र न्यायपालिका है, ठीक है। भारतीय न्यायपालिका की बात करते हैं तो भारतीय न्यायपालिका कैसी है? एकीकृत न्यायपालिका है। एकीकृत न्यायपालिका कैसे है? एक पिरामिड के माध्यम से समझते हैं। ये मान लो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, जिसे सेशन कोर्ट भी कहते हैं, जिला न्यायालय कह सकते हैं, ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, ठीक है। इधर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है आपके, ये हो गया हाई कोर्ट,
ये हो गए आपके हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के ऊपर हर राज्यों में क्या है, लगभग लगभग हाई कोर्ट है, और हाई कोर्ट के ऊपर क्या है आपके सुप्रीम कोर्ट। इन सब की सीरीज बनी हुई है, सभी सुप्रीम कोर्ट के नियंत्रण में है। सबका कंट्रोल नियंत्रण किसके पास है, आपके सुप्रीम कोर्ट के पास है। ऐसे में भारत की जो न्याय व्यवस्था है उसको क्या माना गया है, एकीकृत न्याय व्यवस्था माना गया है। एकीकृत है, सभी अंग एक दूसरे से क्या है, जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को कंट्रोल करेगा हाई कोर्ट, और यहाँ पे आपके आ गया सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट को उच्चतम न्यायालय बोलते हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट उच्चतम न्यायालय, ये आपकी हो गया उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय कहाँ होते हैं, उच्च न्यायालय आपके राज्य लेवल पे होते हैं, स्टेट लेवल पर होते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका उच्चतम। ठीक है, और ये आपके हो गए जिला न्यायालय। ये सब अलग अलग हैं, लेकिन वास्तविक रूप क्या है, तीनों आपस में एकीकृत हैं। सबसे सुप्रीम कौन है, आपका सुप्रीम कोर्ट है, उच्चतम न्यायालय है। उसके नीचे जो राज्यों में क्या होते हैं आपके उच्च न्यायालय होते हैं वो हैं, और नीचे क्या है आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं। ऐसे में संपूर्ण व्यवस्था कैसी है, एकीकृत है, एक दूसरे से जुड़ी हुई है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी किए गए आदेश की पालना हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को करनी होती है। और भारतीय न्यायपालिका कैसी है, स्वतंत्र न्यायपालिका है। कार्यपालिका को न्यायपालिका से क्या किया गया है, पृथक किया गया है। आपका जो नीति निर्देशक तत्व है उसमें साफ लिखा हुआ है कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण। संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय। ठीक है, संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय। संसदीय सर्वोच्चता की बात करते हैं तो जो आपके ब्रिटेन है, ब्रिटेन में क्या है, संसद ही सर्वोच्च है। ब्रिटेन में संसद ही सर्वोच्च है, जबकि अमेरिका में न्यायपालिका क्या है, सर्वोच्च। ब्रिटेन में संसद को सर्वोच्च माना गया है। संसद कुछ भी बदलाव कर सकती है, संसद न्यायपालिका को समाप्त भी कर सकती है, किसी भी प्रकार का आदेश संसद जारी कर सकती है। संसद को ही क्या माना गया है, पावरफुल माना गया है। जबकि अगर अमेरिका की बात करते हैं, जब हम अमेरिका की बात करते हैं तो अमेरिका में क्या है, न्यायपालिका सर्वोच्च है। न्यायपालिका संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून को निरस्त कर सकती है, उसकी व्याख्या करते हुए उसको शून्य घोषित कर सकती है। लेकिन अगर भारत की बात करते हैं तो भारत ने क्या करा है, इन दोनों तत्वों में मिश्रण करा है, समन्वय करा है। भारत में न तो न्यायपालिका सर्वोच्च है, न ही संसद सर्वोच्च है। संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को न्यायपालिका संविधान की व्याख्या करने का जिसे अधिकार दिया गया है, आपसे पूछे संविधान की व्याख्या करने का अधिकार किसे दिया गया है, कानूनों की व्याख्या करने का अधिकार किसे दिया गया है, न्यायपालिका को दिया गया है। संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून को अगर न्यायपालिका व्याख्या करने के तहत, संवैधानिक व्याख्या करने के तहत उसको क्या कर सकती है, निरस्त कर सकती है, शून्य घोषित कर सकती है। जैसे न्यायिक नियुक्ति आयोग बनाया था मोदी सरकार ने 2015 में, 100वां संविधान संशोधन अधिनियम था, उसके तहत 100वां या 99 था, उसके तहत न्यायिक नियुक्ति आयोग बनाया था। उस न्यायिक नियुक्ति आयोग को न्यायपालिका ने शून्य घोषित कर दिया, मतलब संसद द्वारा बनाए गए कानून को उसने क्या कर दिया, शून्य घोषित कर दिया, समाप्त कर दिया। ऐसे ही अगर हम संसद की बात करते हैं, भारतीय संसद की, तो भारतीय संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। संविधान के किसी भी भाग में संशोधन क्या होता है, जो आपको बता दूं, संशोधन कई बार बच्चों को समझ में नहीं आता सर संशोधन क्या होता है। संशोधन क्या है, जो 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया था, उसमें बाद में समय के अनुसार विभिन्न प्रकार की कमियां रह जाती हैं या कुछ नए बदलाव आ जाते हैं, कुछ नयापन देना होता है संविधान को। उसके तहत संविधान में कुछ जोड़ा जाता है, या उसमें बने जो पहले से था उसमें से कुछ कम किया जाता है, कुछ कर्टेल किया जाता है, या उसमें उसे मॉडिफाई किया जाता है, उससे ही संविधान का संशोधन कहते हैं। मतलब संविधान की जो पुस्तक है उसमें कुछ नए शब्द जोड़ना, या पहले के शब्द है उन्हें हटाना, या उन्हें मॉडिफाई करना ही क्या कहलाएगा, आपका संविधान संशोधन कहलाएगा। तो देखो भारत में क्या अपना है, संसद भी सर्वोच्च है, न्यायपालिका भी सर्वोच्च है, दोनों ही सर्वोच्च नहीं भी हैं, ऐसा समन्वय करा गया है। न न्यायपालिका सर्वोच्च है, न संसद सर्वोच्च है, दोनों के कार्य क्षेत्र अलग अलग हैं। ठीक है, दोनों एक दूसरे का उनके क्या है, कार्यों में क्या है, पृथक्करण है। संसदीय संप्रभुता ब्रिटेन में अपनाई है, ब्रिटेन में संसद ही सर्वोच्च है, अमेरिका में न्यायपालिका सर्वोच्च है। भारत ने दोनों का मिश्रण बनाया है। जैसे भारतीय संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, वैसे ही न्यायपालिका संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून को शून्य घोषित कर सकती है संविधान की व्याख्या करते हुए। ठीक है, तो दोस्तों ये एक दूसरे पे कंट्रोल, नियंत्रण स्थापित किया गया है। भारतीय संविधान में जो भारत के नागरिक हैं उनके लिए बहुत ही शानदार प्रोविजन, मौलिक अधिकार दिए गए हैं। दोस्तों ये मौलिक अधिकार ऐसे नहीं है कि भारतीय नागरिकों को मिलते हैं, अगर विदेशी नागरिक कोई भारत में आता है तो उसको भी कुछ मौलिक अधिकार मिलते हैं। हम जब मौलिक अधिकार पढ़ेंगे तब इस मामले में चर्चा करेंगे। ठीक है, फिलहाल हम ये कह सकते हैं कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार नागरिकों को प्राप्त है। ये भारतीय संविधान की काफी महत्वपूर्ण विशेषता है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से है। मौलिक अधिकार वो अधिकार है जो देश के नागरिकों को जन्म के साथ ही मिल जाते हैं। मान लो आप, तो आप अगर पेट में भी, माँ के कोख में भी अगर बच्चा है, उसी समय से ही आपको मौलिक अधिकार मिल जाते हैं। ठीक है, तो मौलिक अधिकार आपके मूल संविधान की बात करें तो मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। बाद में एक मौलिक अधिकार जिसे 44वां संविधान संशोधन, वो कौन सा था आपका, संपत्ति का अधिकार। 44वां संविधान संशोधन के तहत उसे 1978
के तहत संपत्ति का जो अधिकार था, संपत्ति का जो अधिकार था उसे क्या कर दिया, कानूनी अधिकार बना दिया। क्या बना दिया, कानूनी अधिकार। अब वो कानून के तहत अधिकार है, आपका मौलिक अधिकार नहीं रहा, और इसे अनुच्छेद 300 ए बोल दो या क बोल दो, उसमें जोड़ दिया गया है। दोस्तों क्या है ये क और ए का क्या प्रोविजन है, अंग्रेजी में क्या है आपके, अगर मान लो ये 19 क है, इसी को अंग्रेजी में क्या कहेंगे, इसको 19 ए कहेंगे। तो कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं तो हम क्या है, घबरा जाते हैं, हम तो क याद है और ए में आ गया। ये हिंदी मीडियम के स्टूडेंटों के लिए मुख्य रूप से है, ठीक है। तो अब संपत्ति का अधिकार क्या बन गया है, कानूनी अधिकार बन गया है, और इसे अनुच्छेद 300 ए में शामिल कर लिया गया है, ठीक है। और मौलिक अधिकार कितने शेष रह गए, मौलिक अधिकार अब घटकर कितने रह गए हैं, 6 रह गए हैं। तो मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, और वर्तमान में संशोधन उपरांत 44वें संविधान संशोधन उपरांत कितने रह गए हैं, आपके 6 मौलिक अधिकार रह गए। मौलिक अधिकारों का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 12 से लेके, संविधान के अनुच्छेद 12 से लेके आपके 35 तक है, ठीक है। संविधान के भाग किसमें है, 3 में है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, दोस्तों लोक कल्याण की व्यवस्थार्थ, लोक कल्याण की व्यवस्थार्थ नीति निर्देशक तत्वों को अपनाया गया था। नीति निर्देशक तत्वों की उपयोगिता क्या है, देखो जो मौलिक अधिकार हैं वो हमें जन्मजात अधिकार हैं, ठीक है। अगर उनका उल्लंघन होता है तो उन्हें लागू करने के लिए हम कहाँ जा सकते हैं, उनको लागू करने के लिए हम न्यायालय में जा सकते हैं, ठीक है। उनके खिलाफ आपका कोई भी मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आप सरकार के खिलाफ भी जा सकते हैं, आम जन के खिलाफ भी न्यायालय में जा सकते हैं। लेकिन अगर बात करते हैं नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व क्या है, लोक कल्याण के लिए बनाए गए हैं। उस समय ऐसा प्रोविजन किया गया था कि भारत वर्तमान में ये व्यवस्था देने में सक्षम नहीं है। ऐसे में आगे जाकर ये इन तत्वों को भारतीय संविधान में लागू किया जाए। मतलब जो नीति निर्देशक तत्व है वो न्यायालय में लागू है क्या, परिवर्तनीय है क्या, तो लागू नहीं है। मौलिक अधिकार लागू है, लागू होने का मतलब ये है कि अगर इनका उल्लंघन होता है तो हम न्यायालय में नहीं जा सकते, न्यायालय हमें इसका लाभ नहीं दिला सकता क्योंकि ये लागू नहीं है, ठीक है। और मौलिक अधिकार लागू है, अगर उनका उल्लंघन होता है तो हम न्यायालय में जा सकते हैं। फिर इनकी उपयोगिता क्या रही, इनकी उपयोगिता यही है कि उस समय देश की परिस्थितियां ऐसी नहीं थी कि सभी व्यक्तियों की शिक्षा की व्यवस्था राज्य सरकार कर सके। उस समय ऐसी व्यवस्था नहीं थी कि, हेलो गुड मॉर्निंग सुभाष जी, क्लास में फास्ट बताऊँ, हाँ अभी तो फिलहाल तो यही हूँ 10 बजे तक, नहीं 10 बजे तक हूँ, आ जाओ। भाग तो ये नीति निर्देशक तत्व अपनाने का कारण ये था कि आज तो भारत की ऐसी व्यवस्था नहीं है कि हम इन्हें लागू कर सकें, लेकिन आने वाले समय में इन सभी बातों पर ध्यान दिया जाए। जैसे काम और शिक्षा का अधिकार है, आगे देखा होगा आपने, शिक्षा का अधिकार आजकल निःशुल्क कर दिया है, काम देने का अधिकार, तो रोजगार का जो नरेगा एक्ट है वो लागू करा गया है, ठीक है। तो वो कानूनी अधिकार आपको बाद में धीरे धीरे दिए गए हैं। तो संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक, 36 से लेकर 51 तक आपके नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। दोस्तों सारे नीति निर्देशक तत्व कैसे याद रखोगे, उसकी बहुत ही शानदार ट्रिक है मेरे पास, वो आपको याद करा दूंगा। एक ही क्लास में ऐसे मौलिक अधिकार हैं, एक बार पढ़ने के बाद आप कभी भी नहीं भूलोगे। लेकिन फिलहाल हम शॉर्ट पढ़ रहे हैं, मौलिक कर्तव्य की बात करते हैं। आजकल मौलिक कर्तव्य के क्वेश्चन भी पूछते हैं कि कौन से नंबर पे कौन सा मौलिक कर्तव्य आता है, तो इनकी भी ट्रिक है बहुत शानदार, एक बार पढ़ लोगे तो आप फिर नहीं भूलोगे। मौलिक कर्तव्य हैं, मौलिक कर्तव्य प्रारंभिक संविधान जिसे हम मूल संविधान कहते हैं उसमें शामिल नहीं थे। बस बाद में देखो, अगर नीति निर्देशक तत्व की बात करते हैं तो हमने कहाँ से अपनाए थे, आयरलैंड से, आयरलैंड ने भी अपनाए थे। आयरलैंड ने कहाँ से अपनाए थे, स्पेन से। आयरलैंड ने स्पेन से लिया और आयरलैंड से किसने लिया, हमने ले लिया। ऐसे मौलिक कर्तव्य की बात करते हैं तो भारत ने मौलिक कर्तव्य, तत्कालीन सोवियत संघ, भारत ने सोवियत संघ जो वर्तमान में रूस के रूप में स्थापित है, मौलिक कर्तव्य है। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य कितने थे, आपके 10 थे। 86वें संविधान संशोधन 2002 के बाद, 86वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन बाद में जो शिक्षा का अधिकार था 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए उसको जोड़ा गया। तो वर्तमान में मौलिक कर्तव्य कितने हैं, 11 हैं। लेकिन आपसे पूछे मूल संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य थे, तो उसमें कितने थे, 10 थे। वर्तमान में कितने हैं, तो 11, ठीक है। मौलिक कर्तव्य कहाँ से अपनाए हैं, सोवियत संघ से अपनाए हैं। सोवियत संघ को वर्तमान में रूस के रूप में जाना जाता है। मौलिक कर्तव्य कब अपनाए, तो भारत ने 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन 1976, 42 संविधान संशोधन 1976 में भारत ने मौलिक कर्तव्य अपनाए थे, ठीक है। ये आपातकाल का दौर था, आपातकाल के दौर में ही चौधरी स्वर्ण सिंह एक समिति स्थापित की गई थी। उस समिति की सिफारिश पर चौधरी स्वर्ण सिंह की एक समिति स्थापित की गई थी, उसकी सिफारिश के आधार पर मौलिक कर्तव्यों को अपनाया गया है। मौलिक कर्तव्य की नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें मैं आपको कोशिश करूंगा कि आपके एक ही क्लास में मात्र 15 मिनट की क्लास होगी, उसमें मौलिक कर्तव्य सभी आपके क्रमबद्ध 1 नंबर से लेकर 11 नंबर तक याद हो जाए। नेक्स्ट है धर्मनिरपेक्ष राज्य। भारत की जो प्रस्तावना है उसमें 42वें संविधान संशोधन 1976, देखो बार बार में हम पढ़ रहे हैं 42वां संविधान संशोधन। इंदिरा गांधी की सरकार थी, उसमें काफी संशोधन हुए थे संविधान में, इसलिए जो 42वां संविधान संशोधन है उसे लघु संविधान किसको बोलते हैं, स्मॉल कॉन्स्टिट्यूशन,
मतलब छोटा संविधान के रूप में जाना जाता है। इसमें काफी परिवर्तन संविधान में कर दिए गए थे। 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान के रूप में जाना जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है किसके काल में हुए थे संविधान संशोधन। ये सारे संविधान संशोधन इंदिरा गांधी के कार्यकाल में हुए थे। भारत को उस समय धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया। धर्मनिरपेक्ष राज्य का मतलब क्या हुआ? भारत देश का कोई विशेष धर्म नहीं होगा, वह किसी भी धर्म को नहीं अपनाएगा, धर्म के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। ठीक है, सभी वर्गों को जो धर्म है, संप्रदाय हैं, उनके लिए समानता रहेगी, किसी विशेष धर्म से उसका अनुग्रह नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये शब्द धर्मनिरपेक्ष, जिसे पंथ निरपेक्ष कह सकते हैं, उसको 42वें संविधान संशोधन द्वारा हमारी प्रस्तावना में शामिल किया गया था। ठीक है, वैसे भी भारत ने कोई धर्म नहीं अपनाया, इसलिए भारत कैसा देश है? भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, पंथ निरपेक्ष देश है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। दोस्तों, इससे पहले जब हमारे संविधान के रूप में 1935 का अधिनियम लागू था, उस समय हम कुछ विशेष वर्ग के लोगों को ही क्या था? मताधिकार प्राप्त था। 1935 के अधिनियम में साफ लिखा हुआ था, जिनकी शिक्षा कर देते हैं, संपत्ति है, ठीक है, आय के आधार पर ऐसे विशेष वर्ग थे, उनको ही मत देने का अधिकार था। ठीक है, लेकिन जो भारतीय संविधान अपनाया गया, उसमें यह अपनाया गया कि मूल संविधान में यह था कि जिसकी भी ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र कितनी है 21 वर्ष, जिसकी 21 वर्ष उम्र उसने तय कर रखी है, मतलब वो क्या हो रखा है, वयस्क है, उससे क्या दिया जाएगा? मताधिकार दिया जाएगा। ऐसे में किसी प्रकार का मताधिकार में भेदभाव नहीं है। हर व्यक्ति मिलकर सरकार को चुनेंगे, चाहे राज्य सरकार हो, चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे स्थानीय सरकार हो, सभी में 21 वर्ष तय किया गया था। ये बात थी आपके मूल संविधान की। ये मूल संविधान का मतलब आप समझ रहे होंगे ना, जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, उससे मूल संविधान के रूप में जाना जाता है। तो उसमें 21 वर्ष थी। बाद में क्या होता है? राजीव गांधी की सरकार थी। राजीव गांधी की सरकार के समय 61वां संविधान संशोधन लागू होता है। ये संविधान संशोधन कब का था? आपका 1988 का था। ठीक है, इसके तहत उम्र घटाकर कितनी कर दी? 18 वर्ष। मतलब इसमें कितने कम कर दिए? 3 वर्ष कम कर कर उम्र, वयस्क मताधिकार की वर्तमान उम्र कितनी है? 18 वर्ष है। कब से लागू हुआ ये प्रावधान? तो ये प्रावधान लागू होता आपका 1989 से। और सरकार किसकी थी? तो उस समय राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे। तो राजीव गांधी के कार्यकाल के दौरान ये लागू होता है। ये राजीव गांधी बताने का उद्देश्य यही है, प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है कि किसके कार्यकाल के समय वयस्क मताधिकार की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी, तो वो थे आपके राजीव गांधी। ठीक है, संविधान संशोधन कौन सा था? तो 61वां संविधान संशोधन था। वर्ष था उसका 1988। और लागू कब होता है? लागू होने की तिथि है आपके 1989। तो दोस्तों, सभी को एक वयस्क मताधिकार दिया गया। इससे क्या है? किसी प्रकार का भेदभाव नहीं रहा। जबकि आपने देखा होगा, हमने संविधान सभा पढ़ी थी, संविधान सभा के सदस्यों में जो मताधिकार दिया गया था चुनने के लिए, जो 389 सदस्य संविधान सभा के चुने में थे, 389 संविधान सभा में कुल सदस्य कितने थे? 389 थे, जिसमें से 296 का क्या था? चयन करना था वोट के आधार पर। लेकिन सभी भारतीय नागरिक उनको चुन नहीं पाए थे। सिलेक्टेड, जिन्हें 1935 के अधिनियम के तहत क्या है, आय के आधार पर, संपत्ति के आधार पर, कर देने के आधार पर, शिक्षा के आधार पर मत देने का अधिकार था, वो लोग ही चुन पाए थे। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में भारत के सभी लोग संविधान सभा में शामिल जो व्यक्ति थे, उनका चयन नहीं कर पाए थे। आपसे पूछे, संविधान सभा के सदस्यों का चयन वयस्क मताधिकार के आधार पर होता क्या? नहीं हुआ था। वयस्क मताधिकार के आधार पर न होकर सिलेक्टेड जो व्यक्ति थे, जैसे शिक्षा के आधार पर, संपत्ति के आधार पर कर देते थे, ठीक है, उनका ही चयन किया गया था। ठीक है, एकल नागरिकता काफी इंपॉर्टेंट है। भारत में जो नागरिकता है वो कैसी है? सिंगल सिटीजनशिप है। सिंगल सिटीजनशिप का मतलब हम सब भारतीय, हम सब क्या हैं? भारतीय हैं। राज्यों का अलग से कोई अस्तित्व नहीं है। पहले सब क्या है? हम भारतीय हैं। वो हम राजस्थानी है, बंगाली है, बिहारी है, ठीक है, गुजराती है, ऐसा कुछ नहीं है। हम सब क्या है? भारतीय हैं। हमें राज्य की नागरिकता नहीं मिलती है। राज्य की नागरिकता अलग से नहीं है, नहीं राज्यों का अलग से अस्तित्व फिक्स है। केंद्र सरकार कभी भी राज्यों को समाप्त कर सकती है। ठीक है, कभी भी उनकी सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है, कभी भी उनके नाम में परिवर्तन कर सकती है। हाल ही में आपने देखा होगा जम्मू कश्मीर में जो बदलाव हुआ है। तो भारतीय नागरिकता कैसी है? सिंगल नागरिकता है, राज्यों के लिए अलग से नागरिकता नहीं है। अगर बात करते हैं अमेरिका की, अगर अमेरिका की बात करें, यूएसए में नागरिकता कैसी है? यूएसए में नागरिकता है दोहरी। यूएसए में नागरिकता दोहरी नागरिकता। यूएसए में नागरिकता कैसी है? दोहरी नागरिकता है। वहाँ केंद्र की मतलब देश की नागरिकता अलग से है और राज्यों की नागरिकता अलग से है। वहाँ अविभाज्य राज्य हैं, वहाँ फिक्स राज्य हैं कि 50 राज्य रहेंगे तो आप 50 राज्य ही रहेंगे, कोई बदलाव नहीं होगा। ठीक है, जब तक वो राज्य नहीं चाहे। भारत में क्या है? नागरिकता सिंगल सिटीजनशिप है। अगर स्विट्जरलैंड की बात करें तो स्विट्जरलैंड में तिहरी नागरिकता है। तिहरी नागरिकता मतलब एक तो आपके देश की
ठीक है, एक आपके स्टेट की और एक आपके डिस्ट्रिक्ट की, ऐसे तीसरी नागरिकता कहाँ पे आपके स्विट्जरलैंड में है। भारत में एकल नागरिकता अपनाई गई है जो भारत की एकता का प्रतीक है। नेक्स्ट है आपके आपातकालीन उपबंध। दोस्तों भारतीय संविधान में ऐसे प्रोविजन है, अगर देश ऐसी स्थिति में आ जाता है कि देश की स्थिति अब क्या है, खराब है, विदेशी आक्रमण हो रहे हैं, आर्थिक स्थिति खराब है, ऐसे में देश को एक होना आवश्यक है, तब आपातकाल के माध्यम से पूरा देश एक हो सकता है। साथ ही कुछ राज्य जो जिन्हें शासन चलाने के लिए शक्तियां संविधान के तहत दी गई हैं, वो संविधान का पालन करने में असफल रहते हैं, तो वहां भी संविधान शासन लागू करके केंद्र सरकार शासन चलाती है। आपातकालीन उपबंध है, उनके अनुच्छेद बात करें तो आपके अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 300 आपके 56, अनुच्छेद 300 आपके 65, अनुच्छेद आपके 360 में आपातकालीन उपबंधों के बारे में उल्लेख है। दोस्तों ये जो 352वां संविधान संशोधन 352वां अनुच्छेद है, ये राष्ट्रीय आपात है। राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रीय आपात क्या होता है? नेशनल इमरजेंसी है। नेशनल इमरजेंसी भारत के किसी भाग या संपूर्ण भारत में लागू की जा सकती है। ये तीन ही कारण के आधार पर होगी। युद्ध, बाह्य आक्रमण, युद्ध या तो क्या हो जाए, युद्ध हो जाए, या तो क्या हो जाए, युद्ध हो जाए, या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह। एक तो युद्ध, बाह्य मतलब कोई बाहर का देश, बाह्य आक्रमण, और सशस्त्र विद्रोह, सशस्त्र विद्रोह है। अगर ये हो जाता है तब जाकर हम राष्ट्रीय आपात लागू कर सकते हैं। दोस्तों पहले सशस्त्र विद्रोह की जगह आंतरिक अशांति शब्द था, उसका फायदा उठाकर जो इंदिरा गांधी थी उन्होंने 1975 में इमरजेंसी लागू करी थी, उसका फायदा न उठा सके आगे, ऐसे में संविधान संशोधन 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत आंतरिक अशांति शब्द को उठाकर सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया है। ठीक है, अगर बात करें हम 356 और 365 की, तो ये राज्यों में लगता है, इसे बोलते हैं संवैधानिक शासन। ठीक है, राष्ट्रपति शासन बोल दो, राष्ट्रपति शासन। इसके कारण क्या है? अनुच्छेद 356 के तहत संविधान का उल्लंघन, संविधान का पालन न करना, संविधान का पालन न करना। अगर संविधान के उपबंधों का उल्लंघन, अगर कोई राज्य संविधान के उपबंधों का क्या करता है, उल्लंघन करता है, तो 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगता है, संवैधानिक शासन लगता है। ठीक है, अगर कोई केंद्र के निर्देश, अगर कोई राज्य केंद्र के निर्देश, केंद्र द्वारा जो निर्देश दिए जाते हैं उसकी अनुपालना नहीं करता है, तो अनुच्छेद 365 के तहत क्या लगता है, आपातकाल लगता है। उस राज्य की सरकार अब केंद्र द्वारा संचालित होगी, सारे कानून सारे किसके लागू होंगे, केंद्र के लागू होंगे। अनुच्छेद 360 की बात करते हैं, इसको बोलते हैं वित्तीय आपातकाल, इसको बोलते हैं वित्तीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल बोलते हैं। आपातकाल की डिटेल में अध्ययन हम बाद में करेंगे। वित्तीय आपातकाल है, अगर देश की आर्थिक स्थिति खराब हो जाए तब वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है, ये भी संपूर्ण देश में लगाया जा सकता है। विदेशी स्रोतों पर आधारित भारतीय संविधान का अगर बात करते हैं, तो भारतीय संविधान का लगभग 75% भाग, 75% भाग तो किससे बना हुआ है, आपके 1935 का जो संविधान संशोधन अधिनियम है, 1935 का जो भारत शासन अधिनियम, 1935 का भारत शासन अधिनियम है, उस पर आधारित है। ठीक है, जो अन्य प्रोविजन है, भारत के जो प्रबुद्ध व्यक्ति थे वो क्या है, विदेशों में दौरा करने गए थे, उन देशों में उन्हें जो जो अच्छा लगा उसको अपनाया गया है। ऐसे में भीमराव अम्बेडकर जी ने बहुत ही शानदार लाइन कही है, ये लाइन कई बार पूछी जाती है। भारत के संविधान का निर्माण विश्व के विभिन्न संविधानों को छानने के बाद किया गया है, उनको परखने के बाद किया गया है। जैसे अभी अपन ने पढ़ा था, मौलिक अधिकार कहाँ से लिए, अमेरिका से लिए, मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए, रूस से लिए, नीति निर्देशक तत्व अपन ने कहाँ से लिए, नीति निर्देशक तत्व अपन ने लिए कहाँ से, आयरलैंड से लिए। अगर प्रस्तावना की बात करें तो प्रस्तावना कहाँ से अपनाई है, प्रस्तावना अपनाई है हमने अमेरिका से। ठीक है, लेकिन अगर उसकी भाषा की बात करते हैं तो भाषा कहाँ से अपनाई है, ऑस्ट्रेलिया से अपनाई है। संविधान संशोधन हमने कहाँ से अपनाया है, दक्षिण अफ्रीका से अपनाया है। संसदीय शासन व्यवस्था हमने कहाँ से अपनाई है, संसदीय शासन व्यवस्था हमने अपनाई है ब्रिटेन से अपनाई है। अगर न्यायपालिका संबंधी बात करें, महाभियोग संबंधी बात करें, वो सारे प्रोविजन हमने कहाँ से अपनाए हैं, वो हम सब सारे प्रोविजन हमने ऑस्ट्रेलिया से अपनाए हैं। ऐसे हमने विभिन्न देशों से जो अच्छी अच्छी सामग्री थी उसको लेकर हमारे संविधान में शामिल करा गया है, इसीलिए हमारा संविधान काफी विस्तृत और सबसे बड़ा संविधान है। लचीले व कठोर तत्वों का मिश्रण, देखो इसको कई बार लचीले को कई बार नम्य, लचीले को कई बार क्या बोलते हैं, नम्य, नम्य और अनम्य, मतलब कठोर और लचीले तत्वों का मिश्रण है। कठोर और लचीले तत्व कैसे कहा गया है, भारतीय संविधान में संशोधन करने के लिए कौन है, संसद। भारतीय संविधान में संशोधन करने का अधिकार संसद को दिया गया है। संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत, अनुच्छेद 368 के तहत संसद संविधान के किसी भाग में क्या कर सकती है, संशोधन कर सकती है। ठीक है, अब बात करते हैं लचीला और कठोर क्यों कहा गया है। संविधान में संशोधन करने की 3 प्रक्रिया हैं। पहली प्रक्रिया बात करते हैं साधारण बहुमत, साधारण बहुमत, साधारण बहुमत। दूसरा है आपके पास विशेष बहुमत,
विशेष बहुमत। तीसरा है आपके पास विशेष बहुमत प्लस 50% से विधान सभाओं की सहमति। विधानसभाओं की सहमति जो 50% से अधिक क्या होंगी विधानसभा हैं उनकी सहमति को शामिल किया गया है। दोस्तों हम बात कर रहे थे संविधान के लचीलेपन और कठोरपन के बारे में। तो भारतीय संविधान लचीला भी है और कठोर भी है, जिसे नम्य और अनम्य भी कह सकते हैं। लचीलेपन का कारण क्या है? अगर संविधान के कुछ प्रावधान हैं उनमें संशोधन करना संसद के लिए बिल्कुल आसान हो, साधारण बहुमत से ही कर सके, उसे कहेंगे लचीलापन। अगर संसद द्वारा जो संविधान संशोधन है उसमें करना आसान नहीं हो, ठीक है, विशेष बहुमत की प्रक्रिया हो या राज्यों की सहमति हो, तो वहाँ पे कठोरता आती जाती है। तो दोस्तों ऐसे ये आपका साधारण बहुमत है। साधारण बहुमत से अगर संविधान के किसी भाग में अगर संशोधन हो जाता है तो क्या है? लचीलापन है, संविधान का नम्यता है। जैसे राज्यों के नाम, अगर संसद को राज्यों के नाम बदलना है, सीमा बदलनी है या नए राज्य का निर्माण, अगर संसद को ये करना है तो राष्ट्रपति की पूर्व सहमति लेकर साधारण बहुमत से अगर प्रस्ताव पास कर लेती है, ठीक है, तो क्या है ये कार्य हो जाते हैं। ठीक है, इसमें विधानसभाओं की सहमति की आवश्यकता नहीं होती है, नहीं ही विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है, साधारण बहुमत से ही ये काम होते हैं। कई बार प्रश्न पूछते हैं राज्यों के नाम, सीमा में बदलाव या नए राज्य का निर्माण कौन से बहुमत से होता है? तो साधारण बहुमत से हो जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं विशेष बहुमत की। विशेष बहुमत क्या है? देखो दोस्तों, सदन की बात करते हैं। जैसे मान लो लोकसभा है या राज्यसभा, सदन के कुल सदस्य, जितने भी कुल सदस्य हैं, कुल का बहुमत चाहे वो उपस्थित हो चाहे नहीं हो, जितने भी कुल सदस्य हैं, जैसे मान लो कुल सदस्य कितने हैं? 500 हैं, तो 500 का बहुमत क्या होगा? 251 की तो कम से कम सहमति आवश्यक है। सदन के कुल सदस्यों का क्या होना चाहिए? बहुमत होना चाहिए। ठीक है, और जो आज उपस्थित हैं उसका 2/3 उपस्थित हैं या मतदान में भाग ले रहे हैं, उसका 2/3 अगर साथ हैं तो विशेष बहुमत की प्रक्रिया के तहत संविधान के उन भागों में संशोधन हो जाएगा। ठीक है, इसके एग्जाम्पल आपको याद करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके एग्जाम्पल 3 नंबर के और 1 नंबर के याद हैं तो बच के जो किस में आते हैं? आपके विशेष बहुमत में आते हैं। अधिकतर प्रावधान क्या है जिनमें संशोधन करना है वो विशेष बहुमत के तहत ही होते हैं। ठीक है, अब आपको बात करते हैं विशेष बहुमत प्लस 50% से अधिक विधानसभाओं की सहमति। ऐसे प्रावधान जिनमें विधानसभाओं की सहमति लिया जाना आवश्यक है। विधानसभाओं की सहमति कहाँ लेंगे? जहाँ न्यायपालिका का प्रश्न हो, अगर न्यायपालिका की शक्तियों में, ठीक है, या केंद्र व राज्य के बीच जो शक्ति बटी हुई हैं उनमें क्या है? कोई बदलाव करना हो। राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी कुछ बदलाव करना हो। ऐसी स्थिति में क्या है? विशेष बहुमत की प्रक्रिया जो ऊपर है वो तो लागू रहेगी। ठीक है, वो तो कहाँ होगा आपका? वो तो आपके संसद में होगा, संसद के दोनों सदनों के वहाँ होगा। बाद में यहाँ से पारित होने के बाद विधानसभा, जितनी भी विधानसभा हैं उनमें क्या है? 50% से अधिक, राज्यों की विधानसभाओं की बात है, 50% से अधिक विधानसभाओं की सहमति आवश्यक है, तब जाकर ये प्रस्ताव पास होगा। तो इससे वो लोग कठोर कहेंगे कि नहीं कहेंगे? अगर संविधान में संशोधन करना है, इन तत्वों में अगर कोई बदलाव करना है तो कठोरता से ही काम होगा, आसानी से नहीं होगा, इसलिए इसे संविधान का कठोर रूप कहा जाता है। तो भारतीय संविधान कैसा है? लचीला भी है और कठोर भी है। एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था। देखो जो किसी भी देश के संविधान के 2 प्रमुख तत्व होते हैं, एक तो संघात्मक और एकात्मक। संघात्मक और एकात्मक को समझो आप। अगर शक्तियां बट गई, जैसे केंद्र ने शक्तियां राज्यों को बांट दी, राज्यों ने नगरीय निकायों को बांट दी, आपकी पंचायती राज को बांट दी, मतलब ऊपर से शक्ति आई, ठीक है, वो चारों तरफ बट गई, तब तो क्या है? वो शक्ति का विकेंद्रीकरण है। अगर शक्तियों का विकेंद्रीकरण हो गया, शक्ति एक जगह नहीं है, तो संघात्मक शासन व्यवस्था है। कैसी व्यवस्था है? संघात्मक शासन व्यवस्था। अगर शक्तियां एक ही जगह केंद्रित हो गई तो उसे एकात्मक कहेंगे। एक जगह शक्तियां पूरी इकट्ठी हो गई उसे एकात्मक शासन व्यवस्था कहेंगे। तो संघात्मक का मतलब, संघात्मक के लक्षण क्या होंगे? शक्ति का विकेंद्रीकरण। दोस्तों ये शब्द कई बार आपके काम आएगा, शक्ति का विकेंद्रीकरण मतलब शक्तियां क्या हो गई? बट गई, एक व्यक्ति के पास नहीं है। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल ही आपको याद रखने हैं। एग्जाम्पल आएंगे, कौन सा एग्जाम्पल, मतलब जो कौन सा तत्व संघात्मक तत्व के बारे में बताता है, कौन सा संघात्मक के बारे में नहीं बताता है, निम्न में से कौन सा संघात्मक से संबंधित नहीं है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। संघात्मक के लक्षण क्या होंगे? 2 सरकार की जगह अब तो त्रिस्तरीय होगी सरकार भी। त्रिस्तरीय समझ रहे हो आप? नगरीय व पंचायत राज्य के लिए अलग सरकार है, राज्य की सरकार अलग है और केंद्र की सरकार अलग है। ठीक है, तो ऐसे त्रिस्तरीय सरकार भी हम कह सकते हैं। 2 सरकार है, ठीक है, एक ही सरकार के पास पूरी शक्ति नहीं है। इसका मतलब कैसा लक्षण हो गया? संघात्मक लक्षण हो गया, शक्तियां बट गई हैं।
शक्तियों का विभाजन, देखो भारत में, भारतीय संविधान में शक्तियों का विभाजन 3 रूप से कर रखा है, संघ सूची, राज्य सूची और एक समवर्ती सूची। एक है आपकी समवर्ती सूची और जो बच गई वो अवशिष्ट सूची में शामिल हैं। इसके बारे में हम अध्ययन बाद में करेंगे जब हम अनुसूची पढ़ेंगे। अनुसूची में 7वीं अनुसूची जो है उसमें शक्तियों का विभाजन कर रखा है, जब हम अनुसूची पढ़ेंगे तब बात करेंगे। फिलहाल हम बात करते हैं जो शक्तियां हैं उसका विभाजन। अगर केंद्र को कोई काम करने हैं उसको संघ सूची में रखा गया है, राज्य को जो पावर दी गई है वो राज्य सूची में रखी गई है। समवर्ती सूची में ऐसी शक्तियां, ऐसे कार्य हैं जो राज्य भी कर सकती है और केंद्र सरकार भी कर सकती है। ठीक है, तो शक्तियों का विभाजन करके अलग अलग कर दिया, इससे क्या है फायदा हुआ, शक्तियां बट गई। शक्तियां बट गई तो क्या हुआ, शक्तियों का विकेंद्रीकरण हो गया। तो ये कौन सा लक्षण है आपका, संघात्मक लक्षण है। लिखित संविधान, भारत का संविधान कैसा है, लिखित संविधान है। ठीक है, लिखित संविधान होने से क्या है, केंद्र अपनी मनमानी नहीं कर सकता, लिखित संविधान में जो लिखा हुआ है उसको मानना पड़ता है। तो लिखित संविधान हो गया। संविधान की सर्वोच्चता, संविधान ही सर्वोच्च है, केंद्र सरकार ऐसे नहीं कह सकती कि मैं सर्वोच्च हूँ, संविधान क्या है, सर्वोच्च है। संविधान की कठोरता, कठोरता का मतलब जब भी संविधान में कोई संशोधन होंगे, राज्यों के संबंध में शक्तियों के बारे में, न्यायपालिका, राष्ट्रपति के चुनाव ऐसे होंगे तो कठोर तत्वों को अपनाया जाएगा। राज्यों की जो विधानसभा है, राज्यों की विधानसभा है उनकी सहमति ली जाएगी। अगर उनकी सहमति ली जा रही है तो कौन सा रूप है, वो संघात्मक रूप है, उनको भी ताकत दी गई है। स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायपालिका स्वतंत्र है, उसको राज्य से, केंद्र से किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है। ऐसे में स्वतंत्र न्यायपालिका किस तरफ है, आपके संघात्मक शासन व्यवस्था की तरफ है। अगर एकात्मक लक्षणों की बात करें, एक सशक्त केंद्र, सशक्त केंद्र है, ठीक है, उसके पास सारी शक्तियों का केंद्रीकरण है, वो जब चाहे जब आपातकाल के माध्यम से या विभिन्न अन्य माध्यमों से क्या है कंट्रोल कर सकता है। ठीक है, तो सशक्त केंद्र होना। संविधान, एक संविधान, ठीक है, राज्यों के लिए अलग संविधान नहीं है। ठीक है, तो वो भी क्या है, एकात्मक बनाता है। संविधान का लचीलापन, संविधान के जो कई तत्व हैं उनमें जैसे राज्यों का निर्माण है, राज्यों का निर्माण केंद्र के पास है पूरी तरह से। ठीक है, कभी भी उनके नाम में बदलाव कर सकती है, उनकी सीमा में बदलाव कर सकता है केंद्र सरकार। तो क्या है, लचीलेपन से, साधारण बहुमत से कर सकते हैं। तो क्या है, किधर झुका हुआ है, आपके एकात्मक व्यवस्था की तरफ झुका हुआ है, केंद्र सरकार की तरफ झुका हुआ है। ठीक है, एकीकृत न्यायपालिका, एकीकृत न्यायपालिका जो न्यायपालिका है वो कैसी है, एकीकृत है। ठीक है, एकीकृत न्यायपालिका है, उसका सिंगल रूप है, वो जो कहाँ पे आपके केंद्र की तरफ जा रहा है, तो वो भी कैसा है, एकात्मक लक्षण है। केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, जो राज्यपाल होते हैं उन्हें संवैधानिक प्रमुख के रूप में राज्यों में काम करना होता है। ठीक है, राज्य सरकार के संवैधानिक प्रमुख होते हैं, नाम मात्र के प्रमुख होते हैं। वास्तविक सत्ता यद्यपि मुख्यमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद में निहित होती है, लेकिन संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल को बनाया जाता है और राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है और राष्ट्रपति केंद्र सरकार की सहमति के आधार पर राज्यपालों को राज्यों में नियुक्त करता है। ऐसे में राज्यों की जो सरकार है उसके कामकाज में राज्यपाल की दखलंदाजी होती है, जबकि राज्यपाल कहाँ का प्रतिनिधि होता है, केंद्र का प्रतिनिधि होता है, राष्ट्रपति का प्रतिनिधि होता है। अखिल भारतीय सेवाएं, ऑल इंडिया सर्विस, ऑल इंडिया सर्विस वो सर्विस हैं जिनकी नियुक्ति तो यूपीएससी यानी केंद्र सरकार द्वारा होती है, लेकिन वो कार्य कहाँ करते हैं, वो कार्य करते हैं राज्यों में करते हैं। तो अखिल भारतीय सेवाएं कौन सी हैं आपकी, कई बार प्रश्न पूछा जाता है, IAS, IPS और IFS, ये तीनों क्या है, अखिल भारतीय सेवाएं हैं। ऑल इंडिया, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय वन सेवा, ये तीनों अखिल भारतीय सेवाएं हैं। भारत में केवल 3 ही अखिल भारतीय सेवाएं। कई बार ऑप्शन पूछा जाता है निम्न में से कौन सी अखिल भारतीय सेवाएं नहीं है, यहाँ ऐप की जगह फॉरेन हो जाता है, फॉरेन हो जाता है, फॉरेस्ट की जगह, तो फॉरेन सर्विस है जो क्या नहीं है, अखिल भारतीय सेवा नहीं है। अखिल भारतीय सेवा वन सेवा है, फॉरेस्ट सेवा है। तो इनकी नियुक्ति तो कौन करती है, आपकी यूपीएससी, यूपीएससी करती जो केंद्र सरकार का प्रतिनिधि है। ठीक है, और नियुक्तिकर्ता अधिकारी भी कौन है, केंद्र सरकार ही है। ठीक है, ये कंट्रोल में भी किसके हैं, एक तरह से केंद्र सरकार के अधीन है, इनकी सेवाएं कंट्रोल भी केंद्र सरकार के थ्रू होती हैं। ऐसे में ये कार्य करते हैं राज्यों में और इनकी नियुक्ति और इनको कैडर अलॉट केंद्र द्वारा किया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये एकात्मकता की तरफ झुकाव है। आपातकालीन प्रावधान हमने पढ़े थे, आपातकाल में पूरा देश क्या होता है, एकजुट हो जाता है, सभी सरकार राज्यों क्या हो जाती हैं, निलंबित हो जाती हैं, मतलब सस्पेंड हो जाती है थोड़े समय के लिए। ठीक है, तो ये आपातकालीन प्रावधान है, उस समय केंद्र ही प्रमुख हो जाता है, केंद्र के कानून प्रोविजन ही चलते हैं। ठीक है, एकल नागरिकता, एकल नागरिकता, भारत में एक ही नागरिकता रखी गई है, राज्यों की अलग से नागरिकता नहीं है, जो राज्यों के महत्व को क्या करता है, कम करता है। ठीक है, जहां दोहरी नागरिकता है वहां राज्यों का महत्व बढ़ता है, लेकिन एकल नागरिकता होने से एकात्मक झुकाव दिखाता है। ठीक है, तो एकल नागरिकता भारत में सिंगल सिटीजनशिप रखी गई है। संविधान की आलोचना, ये सभी तो संविधान की विशेषता थी। संविधान की आलोचना क्या है, भारतीय संविधान मूल रूप से भारतीय द्वारा तो निर्मित है, लेकिन वो जो उसके प्रावधान है वो क्या है, विदेशी संविधानों से लिए गए हैं। संविधान का लगभग जो 395 अनुच्छेद हैं उसमें से 250 के आसपास अनुच्छेद हैं वो आपके भारत शासन अधिनियम 1935 से अपनाए गए हैं। बाकी अन्य प्रोविजन जो क्या है यूएसए से, अमेरिका से, आपके रूस से, ब्रिटेन से या अन्य देशों से अपनाए गए हैं। तो एक तरह से क्या कहा गया है, उधार का संविधान, होच पोच कॉन्स्टिट्यूशन, उधार की एक बोरी कहा गया है। ठीक है, PR देशमुख ने कहा है संविधान अनिवार्यतः भारत सरकार अधिनियम 1935 ही है, बस इसमें क्या जोड़ दिया गया है, वयस्क मताधिकार जोड़ दिया गया है। ये कोटेशन आपसे पूछ सकते हैं, PR देशमुख ने कहा था।
हमने एक हाथीनुमा संविधान बनाया है, बहुत बड़ा संविधान है, बहुत ज़्यादा प्रावधान है, इसलिए एच वी कामत ने कहा है कि हमने हाथीनुमा संविधान बनाया है। एच से हाथी, एच से है और ऐसे ही ये नाम है एच वी कामत, तो हाथीनुमा संविधान कहा है, कामत ने कहा है, एच वी कामत ने कहा है। वकीलों का स्वर्ग, वकीलों का स्वर्ग किसने कहा है? आइवर जेंगिस ने। आइवर जेंगिस ने कहा है कि इसमें जो लैंग्वेज है इतनी क्लिष्ट है कि उसे वकील ही समझ सकते हैं, सामान्य व्यक्ति नहीं समझ सकता, इसलिए क्या है, वकीलों का स्वर्ग है। तो दोस्तों ये थी आपके संविधान की प्रमुख आलोचनाएं। ठीक है, तो संविधान की कुछ विशेषताएं भी हैं लेकिन कुछ आलोचनाएं भी हैं, लेकिन अगर हम समग्र दृष्टि से देखते हैं तो हमारा जो संविधान है विश्व का सर्वश्रेष्ठ संविधान है, उसमें बदलाव की क्षमता है, समय के अनुसार हम इसमें बदलाव भी कर रहे हैं, उसमें नयापन आता जा रहा है। ठीक है, हमारे साथी पड़ोसी देश जो हमारे साथ आज़ाद हुआ था पाकिस्तान, उस वहाँ पे 2-3 बार संविधान बन चुके हैं। वहाँ का संविधान 1956 में लागू हुआ था, वहाँ का संविधान में स्टेबिलिटी भी नहीं है, नहीं वहाँ कानून अपने जैसे दृढ़ कानून है। ठीक है, तो भारत का संविधान अगर देखते हैं तो अन्य देशों से काफ़ी गौरवशाली रहा है, काफ़ी अच्छा रहा है। ठीक है, हालांकि कुछ कमी रहती है तो संविधान संशोधन के माध्यम से उसमें बदलाव हो जाता है। तो धन्यवाद दोस्तों।